Welcome back to the channel of CSC Gurukul. My name is Anmoga and today I'll take your session number 10 of the PYQ Polity and Governance. So today we have the topic of Election and Election Commission and RP Act. RP मतलब Representation of People of Act 1951. ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, देखो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनकी पावर्स को लेकर के, ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो क्या बोलते हैं, जो लोअर या लोकल अथॉरिटी के जो चुनाव होते हैं या जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इसका पार्टिसिपेशन है या नहीं, इसकी क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन वो ट्रैप करता है बना के। ठीक है, और आरपी एक्ट को 2-3 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, 2-3 सालों में, 2-3 सालों से नहीं, 2-3 सालों में जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं उनमें देखा है कि आरपी एक्ट को कई बार डायरेक्ट पूछा है, कई बार इनडायरेक्ट पूछा है। कई बार पूछ लेता है कि देखो कुछ एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें पूछा है कि भाई सिक्योरिटी कितनी जमा होती है, किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी सिक्योरिटी जमा करनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और आरपी पिछले 2 सालों में मैंने देखा है कि पिछले साल भी जब हम प्रीलिम्स देने गए थे तो आरपी एक्ट का इतना हल्ला हो रखा था कि आएगा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। तो हम ये मान के चलेंगे क्या पता इस बार आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की पावर को पूछ लेंगे, इलेक्शन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन, देखो फंसाने की बात है, फंसाने को वो ये भी पूछ लेगा कि क्या बोलते हैं कि जो इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो क्या, किसका आइडिया है, कहाँ से हमें वो आइडिया मिलता है। ठीक है, हम वो आइडिया जो है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब डीप जाने के लिए आदमी को, देखो यूपीएससी में कोई कितना ही बड़ा धुरंधर बोल रहा हूँ मैं, उसके भी 15-16 क्वेश्चन से नीचे, मतलब मैं ऊपर नहीं कहूँगा क्योंकि भाई देखो इतने समझदार तो सब लोग हैं, जब मेहनत करें तो सब समझदार है ही हैं, मैं भी क्यों ना हूँ, मैं अपनी भी बात करता हूँ, लेकिन हाँ मैं मान के चलता हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती और ना ही हमें सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होती है। देखो यूपीएससी में जितना सेलेक्टिव आप पढ़ोगे उतना चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जितना आप ज़्यादा बहोगे उतने चांसेस ज़्यादा कम रहते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ज्ञान अर्जित करने की बहुत गंदी आदत है, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पॉसिबल कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो आपके टीचर्स होंगे, हमारे टीचर्स में हमें बोलते हैं कि मन देखो जितना सेलेक्टिव पढ़ोगे, जितना सेलेक्टिव लिखोगे, मान लिया आपने 10 पॉइंट याद किए, 10 पॉइंट में से आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आप केवल 4-5 पॉइंट ही लिख पाओगे। तो क्यों ना पहले ही सेलेक्टिव पढ़ लो, आप 10 को 12 ना करो, 10 को 8 कर दो, 8 में से 4 तो याद रहेंगे ही, तो सेलेक्टिव पढ़ो। तो वही मैं, ये देखो ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ इसलिए कि भाई मैं ये एक्सपीरियंस करके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे पहला एग्जाम है, पहला क्वेश्चन एग्जाम, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, एग्जाम बोल पाया। पहला क्वेश्चन है वो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के है। ठीक है, पिछले साल 2024 और 2025 में हल्ला ही हल्ला था कि डिलिमिटेशन कमीशन क्वेश्चन आएगा 2024 में आया। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023, यानी 2023 तक कितने टोटल जो डिलिमिटेशन कमीशन आए वो आए हुए हैं। तो देखो फैक्ट है, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 बार, हमारे यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन आया है इंडियन, ठीक है, गवर्नमेंट के अंतर्गत 2023 तक वो 4 बार आए हैं। ठीक है, समझ में आया, तो वो 4 बार आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये सब लोग जानते होंगे डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, क्या इसका काम होता है। इसका मतलब होता है भाई हम ये क्या करता है, बाउंड्री को फिक्स कर देता है, या किसी भी लिमिट फिक्स करना, या टेरिटरी की जो कंस्टिट्यूंसीज है उसको फिक्स करना, उसकी बाउंड्री को फिक्स करना। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ें जो याद रखने की होती है वो यही होती है कि यहाँ पे ये सबसे, देखो जो ये कमीशन होता है ना वो बहुत हाई पावर बॉडी होता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ फैक्ट, देखो मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, फैक्ट की बात करें। जैसे हम जो हमारे यहाँ पे 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया, पहला आया 1952, दूसरा 1963, तीसरा जो आया हमारा तीसरा जो है 1973, चौथा है 2002। तो हमारे यहाँ पे ये 4 डिलिमिटेशन कमीशन आए। ठीक है, अब ये किसकी सेंसस के आधार पे आए थे, ये आया था आपका 1951 की सेंसस के आधार पे, ये आया था 1961 की सेंसस के आधार पे, ये 1971 की, और ये आया था आपका 2001 की सेंसस पे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 साल में सेंसस होते हैं, इस बार नहीं हुए, पहले कोविड आ गया था, फिर चुनाव आ गए। ठीक है, अभी शायद प्रोसेस में है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे मैं इसके ये ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ये, तो मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि सीधी सी बात है, फैक्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए अब देखो, अब जो हमारा मेन मुद्दा है क्वेश्चन को डिस्कस करने का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम इशू डिस्कस कर रहे हैं, पहला इशू जो है हमारा नॉर्थ साउथ डिवाइड। इसमें क्या हुआ, जैसे आपके तमिलनाडु और जो केरला है, 2 स्टेट हैं ऐसे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर उनको सक्सेसफुली क्या कर दिया गया, उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो वहाँ पे देखा गया कि जब पॉपुलेशन फिगर है वो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, रिडक्ट करेगा। जब रिडक्शन होगा तो सीधी सी बात है सीट में भी रिडक्शन होगा।
भाई अब जो पॉपुलेशन, देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो सीटें हैं ना वो पॉपुलेशन बेस्ड होती है, ठीक है जी, तो उस हिसाब से सीटें डिवाइड की जाती है। तो ये मुद्दा ये वाला है, ठीक है। जैसे हम बात कर लें, जब यूपी और बिहार की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे इसीलिए जो सीटें हैं वो भी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो आप लोगों ने पढ़ा ही है भाई, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसको हम बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, 2023। उसमें क्या है, वो 33% सीट डिलिमिटेशन ने एक्सरसाइज की, ठीक है। अब ये जो 2026 में इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन आने की संभावना है, ठीक है, ये प्रोसेस की जा रही है। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है हमारा वो सेंसस पोस्टपोन का, सॉरी उसको छोड़ देते हैं, सेंसस वाले को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं सीट न्यूट्रलिटी वाला, सीट न्यूट्रलिटी। इसमें क्या हुआ 2024-25 में डिस्कस किया गया कि भाई जो फॉर्मूला है किसके सरफेस के रिगार्डिंग, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ा देनी चाहिए, पोटेंशियली हमारे यहाँ पे 848 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, सीट है स्टेट का। तो क्या कहा कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है ना लोग जो स्टेट्स के, वो क्या हो जाएंगे, वो अपनी सीट खो देंगे। क्यों? क्योंकि जो वेटेज है ना वो चेंज होगा भाई, ओबियसली जब हमारे यहाँ पे ये चीज़ें चेंज होंगी, क्या बोलते हैं आपका पॉपुलेशन रजिस्टर चेंज होगा तो पॉपुलेशन काउंटिंग चेंज होगी, उससे काउंटिंग चेंज होगी तो सीधी सी बात है भाई, पर सीट चेंज हुई तो पर सीट भी चेंज हो जाएगी। तो ये मुद्दे उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक से याद आया कि यार एक फैक्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट वो ये है कि अभी ना 2020 में एक डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनके लिए, क्योंकि उनकी बाउंड्री को फिक्स करना था, ठीक है, उनके रीजन को स्पेसिफिक करना था। तो उसमें इस कमीशन को एक्सरसाइज किया गया, ठीक है। तो इस ये भाई अगर इसको हम काउंट करेंगे तो बैठता है 5 बार, लेकिन इसको काउंट नहीं किया गया क्योंकि ये स्पेशल 2 स्टेट के लिए आया गया और इसको नेशनल वाइड नहीं माना गया, ठीक है। जब नेशनल वाइड नहीं माना गया तो इसको हम काउंट नहीं करते, इसलिए हमारे यहाँ पे केवल 4 बार हमारे डिलिमिटेशन कमीशन आए हुए हैं, ठीक है जी। इनके लिए अगर हम आर्टिकल की बात करें, वही 82 का क्या काम होता है कि भाई एवरी सेंसस मैंडेट करता है पार्लियामेंट को एक कमीशन बनाना पड़ेगा, रीएडजस्ट करनी पड़ेगी एलोकेशन सीट या लोकसभा में। उसके बाद 170 की बात करें, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, सिमिलरली 82 की आर्टिकल 82 की तरह। उसी प्रकार अगर हम आर्टिकल 327 की बात करें तो ये कुछ प्रोविजंस बनाता है, किसके रिलेटिंग, इलेक्शन के रिलेटिंग जो मैटर है उनको रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल 329 क्लोज ए, ये इसका भी यही काम है, ये क्या करता है, ये कुछ लॉ को वैलिडेट करता है, स्पेसिफाई करता है डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, ठीक है। और ये बताता है कि उसका जो ऑर्डर होगा ना, ठीक है, या जो डिलिमिटेशन कमीशन से सीटें अलॉटमेंट की गई है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं की जा सकती, ठीक है जी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है हमारा कि भैया ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन है आपका 2021 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आरपी एक्ट के बारे में पूछा है, कौन, ठीक है। पहला ऑप्शन है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अच्छा जी। दूसरा, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अच्छा जी। फैक्ट है ये तो हमारे लिए, ये तो देखो ये तो सरासर फैक्ट है, चलो इसको मान लेते हैं ये कॉन्सेप्ट है लेकिन ये तो फैक्ट है। तीसरा, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him, her या itself or him, her winning in the all constituencies। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अगर हम आरपी एक्ट को पढ़ें, ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिटिंग दी गई है। 1996 के अमेंडमेंट की बात करेंगे, अभी करेंगे, कोई इशू नहीं, मैं तो केवल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। देखो यहाँ पे जो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट 2021 के आधार पर ये फैक्ट जो रखा हुआ है ये फैक्ट सही है, क्योंकि 1991 में लोकसभा इलेक्शन जब हुए, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री देवीलाल जी थे, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया गया उनके द्वारा 3 लोकसभा से। लोकसभा कौन कौन सी थी, सीकर, रोहतक और फिरोजपुर, ठीक है जी। अब ये क्या लिख दिया मैं, तो हाथ भी बड़ा तेज चलता है, ये रोहतक है, सीकर, रोहतक और फिरोजपुर, ठीक है। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। उसके बाद 1996 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कुछ सीटों को लिमिट कर दिया गया 2 तक, कि अब आप 2 तक इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तीसरी से नहीं, ठीक है। लेकिन इसको, ठीक है, इसको अनेक्ट होने में थोड़ा ये अनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ परमिशन की जरूरत पड़ती है टाइम के साथ, अनफॉर्चुनेटली। अब क्या हुआ, जब भाई इनका इलेक्शन हुआ तो ये हार गए तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन हाँ, इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्वेश्चन यही तो पूछा है कि भाई 3 में इन्होंने कंटेस्ट किया था, तो ये सही है। बाकी के 2 अभी देखो गलत हैं,
मैं क्योंकि भाई मैं तो सीधी सी बात है, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसलिए मुझे क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन सही है क्या गलत है। अब क्यों गलत है हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग आरपीए एक्ट की सेक्शन नंबर 33 क्लोज 7 देखें, 33 क्लोज 7 देखिए, तो उसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें इलेक्शन को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल जनरल इलेक्शन है या फिर ग्रुप बाय इलेक्शन है तब, ठीक है जी। मैंने उसकी सेक्शन नंबर मैंने फिर से गलत लिख दिया क्या, मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आरपीए एक्ट की सेक्शन 33 क्लोज 7 ये कहती है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। इसका ऐसा क्यों हुआ कि 1996 में मैंने अभी बताया कि जो अमेंडमेंट आया था उससे उनको फिक्स कर दिया गया कि भैया आप 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। उसमें क्या पूछ रहा है कि भाई जो कोई भी कैंडिडेट है, कोई रूल है, एग्जिस्टिंग रूल है, उसमें क्या कहा सकता है कि एक लोकसभा फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक लोकसभा में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये भी गलत है। अब ये क्यों है, देखो, अगर हम आरपीए एक्ट की सेक्शन 70 की बात करें, कौन सी जी, सेक्शन 70 की बात करें, उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो 2 सीट जीत गया तो उसको किसी एक सीट को खाली करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के अंदर, 70 के अंदर, ठीक है जी। अब ये क्या, भाई सीधी सी बात है, ये बाई इलेक्शन को लीड करता है जिससे सीट वैकेंट हो। भाई आप एक जगह तो स्थिर रह सकते हो ना भाई, 2 जगह थोड़ी ना स्थिर रह सकते हो। तो ये था, ठीक है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बाद में गवर्नमेंट कुछ कैंडिडेट को सीट को खाली कराया और उनको फाइन तक लगाया 5 से 10 लाख रुपए लोकसभा में, 5 लाख तो असेंबली में लगाया था और 10 लाख लोकसभा के लिए, ठीक है। बाद में इनको कर दिया गया क्योंकि फिर वहाँ पे एक लो लेके आए, लो का नाम था 1 कैंडिडेट 1 सीट, क्या जी, 1 कैंडिडेट 1 सीट, ठीक है। इसके बाद इसका प्रपोजल दिया, लेकिन ये आज तक एग्जिस्ट, ये जो लो है देखो लेके तो आए थे, आज तक ये बेचारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रपोजल था केवल, ये प्रपोजल बन के रह गया, बेचारा एग्जिस्ट नहीं हुआ, बस, ठीक है। तो चलिए अब हम इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, क्यों हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा तो हमारा वही है भाई, हमारे क्या क्या इशू रहे 2024-25 में। तो पहला तो वही है जी, 1 कैंडिडेट 2 सीट, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में देखा गया। पहला कि भाई जो सेक्शन 33 क्लोज 7 है, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों, क्योंकि वो क्या, या उसको हम ये बोलते हैं कि ये एक ड्रेन है एक्सचेकर। कोर्ट ने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि पार्लियामेंट खुद से इसको सॉर्ट आउट कर ले, अगर उसको लगता है कि अनफेयर है तो उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो ये पहला जो है उसको नाम दिया हमने सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी रिगार्डिंग सेक्शन 33 क्लोज 7, ठीक है जी। उसके बाद कोस्ट बाई इलेक्शन, वही तो इलेक्शन पे बहुत सारे हैं, जैसे कोस्ट बाई इलेक्शन, भाई अगर एक सीट खाली, एक सीट के लिए तो इलेक्शन लड़ सकता है, बाकी दूसरे पे अपने खुद के, सभी हमने इसमें पढ़ा हुआ है माफी चाहूँ, ठीक है जी। दूसरा जो है वो कोस्ट बाई इलेक्शन, भाई 2024 में देखा गया कि कुछ इलेक्शन कमीशन रिटायर हुए तो उसमें बताया गया कि जो लो मिनिस्ट्री है उन्होंने चेंज किया कि 1 सीट ओनली किसके लिए खाली रहेगी, क्योंकि भाई बाई इलेक्शन फंड, सीधी सी बात है, बाई इलेक्शन फंड, हम इसको ये बोल देते हैं बाई इलेक्शन फंड, ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूंसी में पहला पैसा लगेगा, दूसरी में खुद किससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा लॉ कमीशन, तीसरा जो है वो मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उस पर हो सकता है, लेकिन हाँ लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी किसके रिगार्डिंग, 1 पर्सन 1 सीट के रिगार्डिंग। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स ऑन, मैं बताया ना अभी ऊपर बताया था मैंने कि बेचारे प्रपोजल बन के रह गया, आज तक रूल ही नहीं बना। अब अपनी रिपोर्ट दी है 2025 में 1 पर्सन 1 वोट को लेकर के, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ मुद्दे थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करे, ये आरपी एक्ट को लेकर के हमने डिस्कस करे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आरपी एक्ट पे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए फॉर 6 मंथ इवन इफ सी इज नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो ऐसा तो नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ये बात तो है कि भाई 6 मंथ में उसको मेंबर बनना होता है, लेकिन बात वोट की है। अगर हम मेंबर की एज की बात करें तो कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई, 25 साल, 25 ईयर्स। लेकिन बात वोट की है तो वोट तो आप जब भी आप 18 के एक्सीड करोगे आप वोट दे दोगे। तो ये डिस्क्रिपेंसीज है, इसलिए क्वेश्चन में फंसा आया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ये बात तो सही है कि भाई हमारे यहाँ 6 महीने में वो बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात दूसरी करें, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस सेंटेंसेस टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लगभग 5 ईयर परमानेंटली डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन एवन हिज आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द पर्सन। तो देखो ऐसा है नहीं, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे अगर हम सेक्शन 8 क्लोज 3 पढ़ें आरपी एक्ट की, तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भैया कोई भी अगर कन्विक्टेड किया गया है कोई भी पर्सन 2 साल से ज़्यादा या 2 साल से, ठीक है, सेंटेंस, अच्छा
सॉरी उसको बोलते हैं कि लेस देन 2 ईयर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जिस दिन से वो कन्वेक्ट किया गया है। लेकिन बात यहाँ पे जो ऑप्शन में दी हुई है 5 ईयर दी हुई है, तो 5 ईयर अगर 5 ईयर के लिए होता है, पहली बात तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो होता है 5 + 6, यानी जिस दिन वो रिलीज हुआ उससे 6 साल और ऐड करके जब पूरे हो जाएंगे, मान लिया 11 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद वो फ्री है टेस्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसके लिए अगर हम देखो, अगर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव मैटर, भाई जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उनके लिए या उनके मिनिस्टर्स के लिए, तो अगर हम आर्टिकल 164 की बात करें, क्लोज 4 की बात करें, तो क्या कहता है कि कोई भी मेंबर 6 महीने में मिनिस्टर बन जाना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आर्टिकल 173 की बात करें तो कहता है भाई डिस्क्वालीफाई की बात करता है, सबसे पहले तो एज 25 होनी चाहिए और काउंसिल्स के लिए 30 होनी चाहिए। असेंबली, भाई असेंबली के इलेक्शन के लिए तो 25 है, काउंसिल्स के लिए 30 है। ठीक है। सेक्शन 8 अभी हमने डिस्कस करी आरपीएक्ट की, वो क्या कहता है कि 2+ ईयर बराबर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर प्लस 6 ईयर। भाई 2 साल से अगर अधिक है कन्विक्शन तो क्या कहता है डिस्क्वालीफाई तो होगा कितने साल के लिए, भाई 5 साल के लिए, उसको कन्वेक्टेड किया गया है जैसे, प्लस 6 साल और एडिशनल लेके चलने पड़ेंगे, उसके बाद वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। ठीक है। तो ये था, इसलिए नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है जी। चलिए अब इसके हम थोड़े से मुद्दे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहला मुद्दा तो वही है लिली थॉमस वर्सेस राहुल गांधी केस। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम उसी को ले लेते हैं मुद्दे को। 2024-25 में हमने देखा एक केस है लिली थॉमस, भाई वो प्रेसिडेंट के लिए, और राहुल गांधी केस 2024-25 का है। उसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का जो एक जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा कि भाई जो गोल्ड स्टैंडर्ड है किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो क्या करते हैं इंस्टेंट करने चाहिए कन्विक्शन के लिए कम से कम 2 साल से प्लस, सॉरी कम से कम नहीं 2 साल से ज़्यादा। अब ये फेमसली अभी ट्रिगेट किया गया था आपके राहुल गांधी जी के लिए। ठीक है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है ना वो हो गई। अब डिबेट अभी भी चल रही है, आप लोगों ने देखा है। तो ये हमारा ये था मुद्दा। दूसरा मुद्दा वो ये वोटर एज वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव एज। भाई रिप्रेजेंटेटिव तो 25 साल है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं इलेक्शन वोट एज है वो 18 साल, जिसे हमने उसमें डिस्कस किया। ठीक है। और एक जो मुद्दा मुझे ठीक लगता है वो है नॉन मेंबर मिनिस्टर्स। वो एक टैक्टिक है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया जाता है इंडिविजुअल को, कब कि भाई वो इलेक्शन से मतलब जो मिनिस्टर्स है वो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले ट्रांजिशन पीरियड के लिए, एक पहली बात तो मेंबर नहीं है, फिर भी उसको डिस्कस कर मतलब अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है। कुछ इंस्टांसेस के लिए, तो उससे क्या होता है वो चैलेंज करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, ठीक है, या लेटर ऑफ लॉ है अंडर 2 आर्टिकल 164, ठीक है, उसके अगेंस्ट है कुल मिला के बात ये है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे मुद्दे 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2017 का क्वेश्चन। देखो उसमें क्वेश्चन बहुत है, ये जो टॉपिक मैंने लिया है इसके क्वेश्चन बहुत है। मतलब 2025 अकेले 2025 में 4 क्वेश्चन थे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन अकेले 2024 में, सॉरी 25 में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन कितने हैं। हाँ हम थोड़े कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम केवल वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिमिलर ना हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, और अच्छे क्वेश्चन है जो हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देके जाएंगे। ठीक है जी। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी। तो अगर 1998 के पहले बात करते तो 1968 के पहले बात करते तो अलग था। ठीक है। लेकिन हाँ तो ये तो नहीं है, क्योंकि 3 मेंबर बॉडी है। दूसरा, यूनियन होम मिनिस्ट्री डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड जनरल इलेक्शन द बाई इलेक्शन। ऐसा है, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट स्प्लिट मार्च ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड, हाँ इसके लिए है, तो आंसर इज डी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो समझ लीजिए। देखो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन वो बहुत पावरफुल बॉडी है जो इलेक्शन का सारा तामझाम या कामधाम देखती है। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन, ठीक है भाई सीधी सी बात, इलेक्शन कमीशन के पास पावर इसको दे रखी, इसलिए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वो दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर बॉडी, तो अगर हम करंटली देखें तो वो कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर्स बॉडी है। ठीक है। लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखें तो पहले ये क्या थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी, बाद में उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया 1989 में। ठीक है। ठीक है। अगर हम भाई सीधी सी बात है 1993 तक ये बनी रही, उसके बाद आर्टिकल 324 आया, उसमें फिक्स कर दिया गया इनका नंबर। अब टाइम टू टाइम कमिश्नर्स की जरूरत पड़ती है, अपॉइंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो देखो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पहली बात तो किसी मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्ट्री है आपकी कौन सी, होम अफेयर्स, उसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। क्योंकि ये खुद एक अथॉरिटी है जो इलेक्शन के शेड्यूल, उनके डेट, उनके पोलिंग, इनका लेखा जोखा रखती है। ठीक है। क्योंकि भाई फ्री फेयर इलेक्शन अंडर आर्टिकल 324 मैटर देता है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया था, मुझे ये बात, ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। ठीक है। प्रोविजंस अगर देखो, अगर किसी भी इलेक्शन में सिंबल को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए एक ऑर्डर है 1968 का इलेक्शन सिंबल ऑर्डर,
ठीक है, वो अगर किसी दो पार्टी के बीच डिस्प्यूट होता है, उनके सिंबल को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तो वो वहाँ पे देखे जाते हैं, उस ऑर्डर के द्वारा देखे जाते हैं। क्योंकि उसका अगर हम पैराग्राफ 15 पढ़े जाए तो वो इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो जो भी डिस्प्यूट है पार्टी के उनको स्प्लिट करे। ठीक है, पार्टी को स्प्लिट का लेकर के हो या उनको रिसोल्व करे, सॉरी स्प्लिट नहीं रिसोल्व करे, उसको लेकर के है। ठीक है जी। इसमें कुछ मुद्दे हैं जो मुझे मतलब यहाँ पे डिस्कस करने हैं, मुझे जो अच्छे लग रहे हैं। पहला तो मुद्दा ये कि भाई अपॉइंटमेंट लो, चीफ इलेक्शन कमीशन का एक अभी 2023-24 में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या कहा गया कि जो नए अपॉइंटमेंट है लोगों के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए जो नया लॉ आया है वो क्या है, वो कहता है कि भाई देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए अपॉइंटमेंट कंडीशन एक्ट आया है 2023 का, उसमें सॉरी 23 का, हाँ 23 का, उसमें क्या कहा है कि भाई ये जो है ना, ये जो एक्ट है जो एग्जीक्यूटिव लेड था अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, उसको रिप्लेस करके गया। ठीक है, अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसिस्ट करेगी किस किस को, प्राइम मिनिस्टर को, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर को और लीडर ऑफ अपोजिशन को, तब जाके इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है जी। तो ये था जो सबसे अच्छा मुद्दा। हालांकि और भी मुद्दे हमने इसमें ऐड किए हैं, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो हमने अभी आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन और भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पीडीएफ को एक बार पढ़ें। बड़ी मतलब कंटेंट में हमने इतनी जान डाल के रखी है, आप यकीन मानिए। हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि हमारी कंटेंट से पेपर आएगा, ना हम ये कोई दावा करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे, हम ये केवल ये दावा करते हैं कि हाँ, आप कुछ अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कंटेंट हमने बना के आपको दिया है। तो आज के लिए मैं इतना ही, हमसे जुड़े रहिए आप लोग, हमारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ या हमारे डेटा में सच में जान है तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। और सीधी सी बात है भाई, आप हमें फॉलो करोगे, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, हमें मेहनत करने में और ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।